नमस्कार, आदाब, वड़क्कम, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपका यूट्यूब टीचर संदीप भारद्वाज आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए नोट्स हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा ये दावा है कि आप इन नोट्स को भी पढ़ के जाएंगे तो बोर्ड में 70 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन नोट्स को भी पढ़ के चले जाते हैं तब भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 70 मार्क्स इजीली आएंगे, नो डाउट। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से पहले। मैं आप सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपनी 2021 में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम देने को आने वाले समय में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उन लोगों के लिए नोट्स बहुत फ़ायदेमंद है। आप उन चीज़ को सिर्फ पढ़ सकते हैं। स्लो लर्नर्स हो, एवरेज चिल्ड्रन हो या फिर बहुत विशिष्ट बालक हो, उसके लिए सारे नोट्स इजीली अवेलेबल हैं। इन चीज़ों को पढ़ सकता है वो, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये किताब का एक सार है, निचोड़ है, बस ये मान के चलिए। सारी किताब इसमें समाहित है, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से हमें इन चीज़ों को करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे, हमें कैसे पता चलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें जो पॉइंट्स वाइज पॉइंट आंसर देते जाने। किसी किसी क्या पैराग्राफ में हो सकता है, पैराग्राफ में दे दो, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना आपके लिए बेस्ट रहेगा, बोर्ड एग्जामिनर के लिए भी बेस्ट रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से प्राप्त भोजन करते थे। सबसे पहले बात चल रही भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। हम भोजन की चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से प्राप्त भोजन करते थे। दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में लोग गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल जो शामिल हैं, बाजरे, चावल से आदि भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट समुदाय से मांस प्राप्त करते थे। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं कि पहले लोग कृषि करते थे। वृषभ की जानकारी से पता चलता है कि लोग खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। वृषभ एक मूर्ति मिली है हड़प्पा में खुदाई के दौरान, और जिससे कि ये जानकारी मिलती है कि लोग खेत भी जोतते थे। किसकी सहायता से? बैलों की सहायता से। लोग कृषि की सिंचाई के लिए कुएं अथवा प्राचीन नहरों से जल प्राप्त करते थे। इसके साक्ष्य हमें गुजरात के धौलावीरा में मिला प्राचीन जलाशय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट बहुत हैं आपके लिए बोर्ड के अंदर, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1 पॉइंट, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुराना स्थल है। यह एक नियोजित शहरी केंद्र है जिसमें प्रमुख 2 भाग में बटा गया है। एक ऊंचाई पर बनाया गया है लेकिन छोटा है, दूसरा बड़ा किंतु निचाई पर बनाया गया है। ये मोहनजोदड़ो की खास विशेषता थी। मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था। पहला, एक तो ऊंचाई पर बना था लेकिन छोटा था, दूसरा बड़ा था लेकिन नीचाई पर बना हुआ था। शहरों में निर्माण से पहले नियोजन किया गया था, फिर उसको लागू किया गया, क्योंकि भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो की विशेषताएं ध्यान रख लेना कि मोहनजोदड़ो में सड़कों और नालियों को ग्रेड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण काटती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये गलियां ऐसे कटती थी आपस में, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। ये विशेषता मोहनजोदड़ो की। जल निकासी के लिए आवास की कम से कम एक दीवार तो नाली से सटी होनी चाहिए थी। जैसे कि आजकल भी आप देखते हो कि घरों के अंदर क्या करते हैं, पाइप डाल देते हैं, दीवार के सारे पाइप डाल देते हैं और बाहर जो नालियाँ बनी होती हैं उनके अंदर वो पाइप छोड़ रहे हैं। तो सेम चीज़ थी, पहले पाइप नहीं थे, इतनी मॉडर्निटी नहीं थी, तो क्या करते थे लोग, नालियों के सहारे
दीवार होता, दीवार के सारे ईंट से नालियाँ बनाते थे, उसके सारे ही वो नाली बनाते थे ताकि जो नहाने का, स्नान घर का पानी है, घर का पानी है, बारिश का पानी जो घर के अंदर जमा होगा वो उस नाली के माध्यम से बाहर रोड के जो बड़ी नाले हैं उनके अंदर मिल जाए। ठीक है। अच्छा, 4th पॉइंट पे आते हैं। मोहनजोदड़ो के आवास का आंगन घर का मुख्य केंद्र होता था। मोहनजोदड़ो में जो आवास होता था उसका जो बीच का आंगन होता है वो घर का मुख्य केंद्र होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। जिसके चारों तरफ क्या बने होते थे? कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना बनाने, सूत कातने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है। मोहनजोदड़ो के आवास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भूमि तल पर दीवारों से एक भी खिड़की नहीं बनी होती थी और मुख्य द्वार या दरवाजा से आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी मोहनजोदड़ो की, कि मोहनजोदड़ो में जितने भी आवास थे यानी कि जितने भी घर थे उनके जो ग्राउंड फ्लोर होता था वहाँ पे एक भी खिड़की नहीं होती थी, और जो मुख्य दरवाज़ा होता था आप उससे डायरेक्ट आंगन के अंदर नहीं देख सकते थे कि घर के अंदर क्या घटना चल रही है क्या नहीं। ठीक है, ये मुख्य विशेषता है, ध्यान रख लेना। हर घर के आंगन से स्नान घर सटा होता था। हर घर के जो आंगन बनता था, आंगन के बिल्कुल साथ में स्नान घर होता था जहाँ स्नान करते हैं। जैसे आजकल आप बाथरूम जिसे बोलते हो स्नान घर है। ठीक है, जिसका ईंट सटा होता था, जिसका ईंटों से फर्श बना था। जिसका जो फर्श है किससे बना था? ईंटों से बना था। जिसकी नालियां सीधे सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। जिसकी नालियां किससे जुड़ी हुई थी? सड़क से। जितनी नालियां थी सड़क के मेन रोड पे उससे जुड़ी हुई थी। कुछ घर में कुएं भी थे जिसका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं कि पुरातत्वविद हड़प्पाई सामाजिक आर्थिक भिन्नता के बारे में कैसे पता लगाते हैं? भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पुरातत्वविद हैं, जो खुदाई करते हैं, वो कैसे समझ पाते हैं कि भाई हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी सामाजिक और आर्थिक भिन्नता कैसे है, मतलब वो क्या सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कैसे भिन्न है आज के ज़माने से लगा कंपैरिजन करें हम तो। पहला पॉइंट करते हैं, समाधानों का अध्ययन। जो सब मिले हैं उनका उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है। दूसरा, विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन किया। अब हम पढ़ लेते हैं समाधानों का अध्ययन क्या है। कि समाधानों में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कई गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी और गर्तों की सतह पर ईंट की चिनाई की गई थी। दूसरा पॉइंट, स्त्री और पुरुष दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं, जैसे शंख, जैस्पर के मनके, सैकड़ों की संख्या में बने सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण आदि। विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन करना। कुछ पुरा वस्तुओं जिसका निर्माण पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से किया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृद भांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती हैं। ये वस्तुएं क्या होती हैं? बस्ती जो होती है उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। सर्वत्र मतलब हर जगह। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ और महंगी हों अथवा जटिल तकनीक से बनी हो, जैसे फायांस से घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से तैयार होती थी। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि कुछ पुरा वस्तुएं दुर्लभ और कीमती होती थीं जो कहीं कहीं मिलती हैं। कुछ ऐसी ही वस्तुएं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों से मिलती हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि और बाट की विशेषताओं का वर्णन करें। लिपि की बात करते हैं हम कि हड़प्पाई मोहरों पर अंकित लिपि में राजा का अथवा पदवी को दर्शाता है। इस पर बने चित्र से विद्वानों का अनुमान है कि यह लोग
अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों? ये चित्र का इन्होंने अनुमान लगा कि चित्र बना था, इसका मतलब वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो सिर्फ चित्रों के माध्यम से अपना काम कर रहे थे। कि अधिकांश अभिलेखों पर कुछ लिखा होता है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, लेकिन यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई, परंतु इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के मध्य है। तीसरा पॉइंट, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह पुरातत्वविदों का अनुमान है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित। अब हम बात करते हैं बाट की। बाट ये वही है जो आजकल के लोग तराजू तोलने के, सामान तोलने के लिए काम लाते हैं। वही बाट हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के थे, किससे बनते थे? आजकल तो लोहे के बनते हैं, ठीक है ना। कि बाट सामान्यतः एक चाट नामक पत्थर से बनाया जाते थे। दूसरा, इन बाटों का आकार घनाकार होता था, जो किसी निशान से रहित थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव के अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनके तोलने में किया जाता था। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं बाट के बारे में। अब आपसे पूछेगा, लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रख लेना जी। कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, विकसित हड़प्पा सभ्यता स्थलों को त्याग देना। जितने विकसित हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे उन सबको त्याग देना था। ये वहाँ की जलवायु के परिवर्तन के कारण हुआ। भाई ऐसे कोई अपना स्थल नहीं छोड़ता, घर नहीं छोड़ता, जलवायु परिवर्तन होती तभी लोग वह घर छोड़ते हैं, ठीक है ना। मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। मोहरें थी उनका समाप्त हो जाना, विशिष्ट मनकों थे उनका भी समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषताओं का समाप्त हो जाना, यह भी हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण था। वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, इन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। सुदृढ़ एकीकरण के तत्व, संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। सुदृढ़ एकीकरण का तत्व जो मिला, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पहले इधर कभी उधर घूमने वाली थी, तो जब सुदृढ़ एकीकरण हुआ तो सभ्यता का, हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान किस प्रकार की जाती है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। शिल्प उत्पाद, उत्तर में लिखते हैं हम कि शिल्प उत्पादन के कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, चित्र आदि। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे। ये स्थायी प्रमाण होते थे। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों से सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी के दांत और शीशे के बने गहने, उपकरण, हथियारों, बर्तन, शिल्प और पक्की मिट्टी मिली है। ठीक है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों से। इसके विपरीत हड़प्पा के नगरों में शिल्प उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई, मोहर निर्माण, बाट बनाना। इनके निर्माण में कार्निलियस, जैस्पर, स्फटिक, काटज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं एवं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी आदि का प्रयोग होता था। हड़प्पा नगरों में शिल्प उत्पादन के प्रमाण खुदाई से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं सिर्फ आज आपको चैप्टर नंबर 1 के नोट्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और यदि आप किसी को भी मेरे नोट्स PDF के माध्यम से चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा। आप वहाँ लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।